अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और नाजरीन, फाइनली आप लोगों की हम सबकी दुआएं रंग लेकर आई हैं और फाइनली बारिश हो चुकी है। वरना इससे पहले जो हमारी पंजाब हुकूमत थी उसकी ये बहुत कोशिश थी कि किसी भी तरह से बारिश हो, क्योंकि स्मोक का जो हाल था हमारा शहरियों का जीना दूभर हो चुका था। सांस लेने में मुसलसल रुकावटें आ रही थी, बीमारियां, सर दर्द, ज़ुकाम, नज़ला। लेकिन वो तो नहीं हो सका। आर्टिफिशियल तरीके से जो जहाज़ जिसके ज़रिए बारिश होनी थी वही ख़राब हुआ। लेकिन कुदरत ने हमारी दुआएं कबूल की और नेचुरल तरीके से बारिश हुई है, जिसके बायस स्मोक से कम थोड़ी बहुत जान छूटी है, मतला ज़रा साफ़ हुआ है। लेकिन अभी भी फ़ज़ाई आलूदगी में आज के दिन भी लाहौर टॉप पर है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। कराची था और अब लाहौर भी है, साथ में है। हमारी फ़ज़ा इतनी पोल्यूट हो चुकी है कि अब इस फ़ज़ा में सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो दुआ करें कि हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा बारिश हुआ करे लाजमी, तभी जाके हमारी इन चीज़ों से जान छूटेगी, वरना हालात तो बहुत अजीब व गरीब हैं। वजह यही है कि माजी में हमारी हुकूमतों ने इन्वायरमेंटल चेंजेस के हवाले से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स हुए और इसके हवाले से सब दुनिया के लोग सर जोड़कर बैठे। लेकिन हमारी हुकूमतों की ये तरजीहात का हिस्सा ही नहीं है, कहीं भी हमारी प्रायोरिटी का हिस्सा ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज की एक वजारत तो बना दी गई, लेकिन उस वजारत के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। यही वजह है कि जब प्लानिंग नहीं होती है फिर उनका आप और मैं हम सब उसका खमियाजा भुगतते हैं। स्मोक की सूरत में देखें कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, इस पर हम अब दुआओं पे रह गए। कुदरत ने बारिश कर दी है तो हालात ठीक आ गए हैं, लेकिन हुकूमतों के जो करने के काम थे वो नहीं हो सके हैं। स्मोक की बुनियादी वजूहात में से 4 ऐसी रीज़न्स हैं जो टॉप पर हैं, जिनकी वजह से आज इस आलूदा माहौल का आपको हमें सामना है। सबसे पहले, रेजिडेंशियल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ कायम हैं, तो वहाँ पे जो धुआं निकलता है वो हमारी फ़ज़ा को पोल्यूट करता है। उसके हवाले से हमारा कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई मास्टर प्लान बना ही नहीं है। फिर दूसरी चीज़ आती है, गाड़ियाँ आप देखें सड़कों पर, डीज़ल वाली, धुएं वाली गाड़ियां हैं, हमारे आबो हवा को उन्होंने इतना पोल्यूट किया है। मेंटेनेंस के हवाले से उस पर भी किसी किस्म का कोई काम करने में नहीं आया। फिर ये कहा गया था कि जो भट्टे हैं उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल किया जाएगा ताकि हमारी हवा पोल्यूट ना हो, उस पर भी कोई काम नहीं हो सका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आप ये देखें कि हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक बड़ा जाल पाकिस्तान में बिछा है। हमारी जितनी एग्रीकल्चर लैंड थी, जितनी हमारी सरसब्ज़ व शादाब ज़मीनें थी, उनको काट कर वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। तो फिर जब हम नेचर से पंगा लेंगे, नेचर से हम मसला करेंगे, तो फिर यही वो चीज़ें हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली हमारी स्मोक से जान छूटी है। आज हालात कुछ बेहतर हुए हैं, बट इसके बावजूद भी बारिश हुई है, कल को फिर वही स्मोक का हमें सामना करना पड़ेगा। तो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि घरों में अपने बच्चों को मास्क का इस्तेमाल करें, बाहर निकलते हैं तो मास्क को मेक श्योर करें। और वैसे भी कोविड के बाद तो हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम लोग मास्क के आदी बन चुके हैं। मास्क यूज़ करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, यही वो चीज़ें। और अपने घरों में अगर मुमकिन है, हुकूमतों का तो हम रोना रोते रहते हैं, हुकूमतों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन जो काम हमारे अपने करने के हैं उन पे तो कम से कम हमें फोकस करना चाहिए। घरों में प्लांटेशन करनी चाहिए हमें, ताकि हमारे जो घर का माहौल है, जो हमारी आबो हवा है, वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ रहे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना होगा, वरना हमें इसी तरह के गंदे माहौल का सामना करना पड़ेगा। हमारी अपनी भी ये ज़िम्मेदारी है। हम सिर्फ हुकूमत को मोरदुल इल्ज़ाम ठहरा कर, हुकूमत को ज़िम्मेदार करार देकर अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। हमें अपने हिस्से का काम करना होगा, क्योंकि ये हमारी आइंदा की, हमारी नस्लों की बका का मामला है। अच्छा माहौल होगा, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, स्मोक पर तो हमने बात कर ली है। अब ज़रा क्रिकेट की बात करें तो जनाब, आज हमारी कौमी टीम रवाना हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे और शाहीन अफरीदी उसकी कप्तानी करेंगे। इन मैचेस को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्या हम अपनी गलतियों से सबक सीख सकेंगे? बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से तो बहुत सी बातें हुई, उनको फिर कप्तानी से हटा दिया गया। इस सीरीज़ में सबसे बड़ा इम्तिहान शाहीन अफरीदी का है कि बतौर कप्तान वो टीम को कैसे साथ लेकर चलते हैं।
उसके अलावा सारी मैनेजमेंट ही चेंज हुई है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके हवाले से बहुत से सवालात किए जा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सका है, जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हुए। अब ये भी इम्तिहान है कि हम T20 की तरफ तो हमारा फोकस रहा है, हमारे खिलाड़ियों का वो स्टेमिना ही नहीं रहा है कि हम उसको आगे बढ़कर अच्छे तरीके से टेस्ट मैचेस में परफॉर्म कर सकें। वनडे की कारकर्दगी भी हम सबके सामने है। खैर, इसी सारे मामले पर सज्जाद खान साहब जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपके वक्त का। सर साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद साहब वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर ये बताएं कि टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस्ट्रेलिया में ही खेल रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है ये हमारे लिए? सर हमारा तो सारा फोकस T20 पर रहा, वनडे पर रहा। हमारे खिलाड़ियों की आपको लगता है वो पोटेंशियल और वो स्टेमिना मौजूद है कि हम टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कर सकें, या कुछ तवक्को हो कि हम कोई अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया वजाद भाई। न्यू मॉर्निंग यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है, और यकीनी तौर जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज़ खेलने गई। 95 में पाकिस्तान, मुझे याद पड़ता है, आखिरी टेस्ट मैच जीता था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के। 13 सीरीज़ खेली गई है। आज तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सीरीज़ नहीं जीती। वजाद इस तरह के पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर टीम शान मसूद को कप्तान बनाया टेस्ट सीरीज़ में। शान मसूद जो यकीनी तौर पर 10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, 30 टेस्ट मैच खेले हैं। यकीनी तौर पर शहनशाह अफरीदी को 2020 का कप्तान बनाया, जो न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। मगर सबसे पहला जो आपका बहार है, जो आज टीम गई है, 70 लोग गए हैं वजाद भाई, 70 लोग। 18 और 20, 18 खिलाड़ी हैं, 20 ऑफिशियल है, फिर बैकबाद मिला के 70 लोग पाकिस्तान के TAD पे हनीमून टूर पे गए, क्योंकि 2024 का वहाँ पर लोग एंजॉय करेंगे क्रिकेट। तो पाकिस्तान 3-0 टेस्ट सीरीज हार जाएगी। जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी है, मेरे ख्याल में बहुत ही मायूस कौन कारकर्दगी। अच्छा, 70 लोगों का आपने बताया है, ये 70 लोगों की लेके जाने की क्या मंतक और वजह है? ये 70 लोग कौन कौन से हैं? जरा सर ये तो हमारी रहनुमाई कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 20 ऑफिशियल हैं, और जितने खिलाड़ी उनकी बेगमात भी जारी है, जो मेरे अपने जराए बता रहे हैं। जब 18 और 20 के 40 हो बेगमात, और 20 ऑफिशियल का क्या काम, मुझे बताइए 20 ऑफिशियल का क्या काम? और हफीज़ का वहाँ पर एज ए स्पिनर कोच, देखें हफीज़ डायरेक्टर भी हैं, फिर लोग ये कहते हैं हफीज़ डायरेक्टर के साथ हेड कोच भी हैं। फिर आप मुझे बताइए फॉरेन कोच को, जो आप खुद वर्ल्ड कप में डिफरेंट चैनल पर बैठ के पाकिस्तान की मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करते रहे, अब उस टीम का हिस्सा बन गए, आप टीम के साथ उस प्लेटफॉर्म, उसी टीम में आप शामिल हो गए। तो मैं ये समझता हूँ हफीज जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, जिनको प्रोफेसर का खिताब दिया जाता है, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं मुतारिफ नहीं हुआ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उस तरह की मुझे उन्होंने सेटिस्फाई नहीं खेला जिस तरह वो खुद क्रिकेट खेलते थे, जिस तरह वो कप्तान थे। देखिए कुर्सी पे आने के बाद इंसान के चेहरे बदल जाते हैं, फिर उनका तरीक़ेकार बदल जाता है। ये वही मोहम्मद हफीज जो मोहम्मद आमिर को क्रिटिसाइज किया, मोहम्मद आमिर कहते थे दादर को टीम में नहीं होना चाहिए। अम्माद वसीम मोस्ट टैलेंटेड लड़का, कैसे अपने कैरियर से रिटायरमेंट का फैसला, पाकिस्तान का वर्ल्ड का बेहतरीन ऑलराउंडर है, उसको टीम में होना चाहिए। फिर हफीज़ ने आके कह दिया, मैंने उनको खुद कॉल की। देखिए ये चीज़ें पाकिस्तान बैकफायर कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ओपनर गए, इमाम उल हक की बात किया, जितनी आला शान शादी उनकी की गई, जितने उनको शादी का हनीमून बनाने गए ना कि टेस्ट खेलेंगे, फकर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट की फॉर्म में मौजूद था, तो आपने फकर को क्यों नहीं कैरी किया? मुझे पहले तो ये बताइए, फकर क्या 2020 का ODI का प्लेयर, टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में आपके लड़कों को बॉल लग जाएगी, जो मैं बताता हूँ। पर्थ की पहला टेस्ट में जो खेला जाएगा 14 तारीख को, वो तेज तरीन विकेटें हैं। तेज तरीन विकेटों में पाकिस्तान के बैट्समैन, खेलने वाले बॉलर उस पाए के नहीं। 2 स्पिनर अबरार के और नुमान के अलावा कौन थे ऐसे स्पिनर? और ऑस्ट्रेलियन स्पिनर का क्या काम? आप मुझे बताइए, यासिर शाह 250 टेस्ट विकेटें लिए, ऑस्ट्रेलिया सेंचुरी भी बनाई थी, और अबरार का उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं, और वे जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करते। और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है, ऑस्ट्रेलिया आउटस्टैंडिंग बैटिंग करने वाली टीम है। ऑस्ट्रेलिया हमारा कोई मैच नहीं है। मगर भाई अफसोस से कहना पड़ता है, नवीद अकरम चीमा साहब अब मैनेजर बन के गए वर्ल्ड कप में, आपने नवीद अकरम चीमा साहब को क्यों नहीं भेजा? आप मुझे बताइए, रजा को आप मैनेजर, रजा को मीडिया कोऑर्डिनेटर बना के भेज रहे हैं वर्ल्ड कप में, आपने रजा को क्यों नहीं मैनेजर बना के, लाइजन ऑफिसर बना कर रखा मीडिया का?
तो बात सिंपल सी ये है अपना वजाद भाई, ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एशिया कप वर्ल्ड कप के साथ ज्यादतियां की, क्रिकेट का डैमेज किया। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, क्या करने जा रही है, हम ऑस्ट्रेलिया को हराने जा रहे हैं। शान मसूद की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, शान मसूद जिस तरह बात कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आप इज्जत दें, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को आपने इज्जत दी। साजिद खान एक मोस्ट टैलेंटेड ऑफ स्पिनर है, उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। अब्बास एक आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर है पाकिस्तान का, उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। फिर उमर गुल साहब बॉलिंग कोच हैं, जो बॉलिंग की नाहल बॉलिंग कोच, जो यकीनी तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ उनको पाकिस्तान की बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी दी गई, तो बॉलिंग कोच तो फेल हो गए थे। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट में और कोई बॉलिंग कोच नजर नहीं आ रहा। फिर आप मुझे बताइए, आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वहाब रियाज जो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ सिलेक्टर हैं, वो चीफ सिलेक्टर ज्यादा अच्छे होंगे, कोच ज्यादा अच्छे होंगे। तो मैं समझता हूँ वहाब को कोच होने से। इसी तरह जूनियर सिलेक्शन कमेटी में आप देखें तनवीर साहब उस पर भी बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये हमारा ये क्या माइंडसेट और साइकी बन चुकी है। अगर फखर जमान ने परफॉर्म किया वनडे में, T20 में, तो हम उसको वही का लेबल लगा लेते हैं। हम कहते हैं जी ये इसी फॉर्मेट का प्लेयर है, इसकी टेस्ट मैचेस में जगह नहीं बनती है। हालांकि अगर एक बैट्समैन वो फॉर्म में है, अच्छा खेल रहा है, तो उनको टेस्ट मैच में भी मौका देना चाहिए था। ये क्या माइंडसेट है? मुझे आज तक सर इस चीज़ की समझ नहीं आई है। देखें, फ़कर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और फ़कर को 2020 का कप्तान बनाना चाहिए था। शाहिनशाह अफरीदी को सुसर ने कप्तान बनाई, यकीनी तौर लाहौर कलंदर यकीनी तौर शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बना रहे हैं। यहाँ फ़कर को कप्तान बना दे 2020 का। फ़कर को ओपन ऑस्ट्रेलिया फ़कर की ज़रूरत है। फ़कर जिस तरह अभी नेशनल 2020 में खेलने बॉल और बैट के उसकी जो फॉर्म है, फ़कर एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए अटैकिंग प्लेयर की ज़रूरत है। इमाम उल हक यहाँ डिजर्व नहीं करते। इमाम उल हक को किस तरह आपने सेलेक्ट कर दिया फ़कर के होते हुए। बात सिंपल थी, अब्दुल्ला और इमाम दोनों एक साल से ओपन कर रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूदा कप्तान शान मसूद की अपनी खुद की 17 रन की एवरेज है, 30 टेस्ट मैच 10 साल में खेले। मुझे तो शान मसूद का जिक्र किया, उनकी कप्तानी की सिर्फ यही एक लगाने की वजह समझ में आती है, जिसपे बातें भी करें, बस उनकी एक इंग्लिश अच्छी है, वो इंटरेक्शन अच्छा कर सकते हैं। अगर यही पैरामीटर होगा तो फिर तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ले आए, वो इंग्लिश में बात करेंगे। परफॉर्मेंस कारकर्दगी कैसी है वो मैटर ही नहीं करती है, वरना उनका और क्रेडिट क्या है कप्तानी की। आपको कोई रीज़न समझ आई है शान मसूद को कप्तान लगाना टेस्ट का? मंतक इसके पीछे क्या आपको लगती है? अहमद शहजाद को बनाते हैं, अहमद शहजाद की भी तो इंग्लिश अच्छी है। अहमद शहजाद इंग्लिश अच्छी बोल रहा है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़े अच्छे रन बना रहा है, कम बैक करने की तमाम सलाहियत। पहले तो मुझे ये बताओ वजाद साहब, 55 टेस्ट मैच खेले हैं सरफराज अहमद ने। पाकिस्तान की काजिन ट्रॉफी में 10,000 रन उसने बनाए, 3,000 टेस्ट मैच में विकेट कीपर बैट्समैन बनाए। उसके होते हुए शान मसूद को कप्तान बनाया। अगर बाबर भी हो तो सरफराज अहमद से अच्छी कोई चॉइस नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट में पहले ही बहुत बड़ा बैकफायर कर दिया, अब्बा बेटे दोनों शॉट मार रहे हैं। ये पाकिस्तान का खुला खुला मैरिट का कत्ल नहीं है। क्या सरफराज अहमद पाकिस्तान में कप्तान डिजर्व नहीं करता? इस मौजूदा सीरीज से, इतनी मुश्किल टेस्ट सीरीज में अब शान मसूद का कैरियर मुझे लगता है दाव पे लग गया। शान मसूद यहाँ पर कम बैक इतनी तरजीह कप्तानी करने का इतने सलाहियत नहीं रखते। पाकिस्तान की एक मुश्किल टूर है। पाकिस्तान के वसीम की बात करूँ, इंजी की बात करूँ, बहुत से वकार की बात करूँ, पाकिस्तान के बड़े बड़े कामयाब कप्तान ऑस्ट्रेलिया गए, फेल हो गए। 96 में वसीम अकरम की कप्तानी में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गई थी, वाकई में वनडे सीरीज जीती थी। वो टेस्ट मैच पाकिस्तान 95 में वसीम अकरम की कप्तानी में जीती। उसके बाद आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ टेस्ट मैच जीती नहीं है। तो ये चीज़ को बताने के लिए बहुत ज़रूरी था। बाबर को यकीनी तौर पर रमीज़ राजा के साथ जाती, रमीज़ राजा की सदा मिली ना। बाबर को जो कप्तानी हटाया तो बाबर को भी कप्ताना एक दफ़ा देते टेस्ट मैच में, तो बाबर को यहाँ पर क्यों हटाया? सवाल ये पैदा होता है, बाबर को आपने कप्तानी से वाइट बॉल की टीम से हटा दे, 2020 और ओडीआई से हटा देते, टेस्ट मैच में बाबर को कप्तान बनाते। 4 साल उसको आपने कप्तानी के मजे ले लिए, कप्तानी वो कर ली। अब मुश्किल टूर पे किसकी वजह से शान मसूद को कप्तान बनाया? लेकिन साजिद, जहां पर ये बात समझ में नहीं आती है कि क्या वजह है हम टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया से जीत क्यों नहीं पाते हैं, खासतौर पे जब उनकी ग्राउंड्स में मैच होते हैं। वहाँ की पिचेस से हम फेमिलियर नहीं हैं, हम अभी तक वहाँ की पिचेस को रीड नहीं कर सके हैं, या फिर आपको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों का स्टेमिना ही अब टेस्ट वाला नहीं रहा है? T20 करवा लें तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वनडे में ठीक खेल जाएंगे, टेस्ट मैचेस में आकर तो पता नहीं क्या हमारे साथ होता है। मुझे सर ये समझ नहीं आई है, पिचेस को हम अभी तक रीड नहीं कर सके हैं, या फिर अब हमारे खिलाड़ियों की ज़्यादा फोकस ही T20 पर होता है, वनडे पर होता है?
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया वजाद भाई। 2020 फोकस है, 2020 पूरी दुनिया में खेलते हैं। ओडीआई खेलने की इनमें सलाहियत नहीं है। ओडीआई खेलने से पहले आप रिटायरमेंट ले लेते हैं। एनोस हारिस को आप पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। हारिस आप रिटायरमेंट का फैसला करें कि ऑस्ट्रेलिया में जो लीग होती है, जो ऑस्ट्रेलिया में जो लीग खेलने जा रहे हैं, उनका करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, और क्यों टेस्ट मैच को तरजीह देगा, क्यों टेस्ट मैच खेलने जाएगा? आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की जो मौजूदा सेटअप में तमाम खिलाड़ियों को मना कर दिया, पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा और एक लीग के अलावा कोई और लीग नहीं खेलेंगे। लड़के रिटायरमेंट का फैसला करेंगे, प्राइवेट लीग को तरजीह देंगे, 2020 को ज्यादा तरजीह दे रहे। पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया, इतना पैसा आ गया। आप मुझे बताइए, बाबर ने इतना बड़ा पाकिस्तानी 12 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है, 12 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। ऑस्ट्रेलिया क्यों पाकिस्तान को तरजीह? ये बाबर के असल चीज ही सर यही है ना कि जब से हमारी क्रिकेट कमर्शियल हुई है, हमारा फोकस पैसे पर हो गया है, खेल और फिटनेस हमारा मौजू ही नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब आपका। चले हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि शान मसूद साहब की कप्तानी में हम टेस्ट मैच जीत कर आएँ, वरना अदरवाइज़ जो हमारे हालात हैं, हमारी जो तैयारी है, हमारे खिलाड़ियों की जो फिटनेस है, हमारे खिलाड़ियों की जो तरजीहात हैं, वो कहीं भी इस चीज़ की निशानदेही नहीं करती हैं कि शायद हम ये टेस्ट मैच की तैयारी के साथ वहाँ पर गए हैं। हाँ, मिरेकल्स हो सकते हैं, मिरेकल्स और दुआएं रंग ला सकती हैं, दुआओं की बेस पे तो हम लोग चल रहे हैं। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी नाकिद समझे जाने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वो भी कोई डील की तरफ गामजन है। कुछ ऐसा चाहती है कि जहां पर उनके जो राब्ते हैं दोबारा से बहाल हों, दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट की उनको आशीर्वाद हासिल हो। उसकी एक चीज़ ये सामने आई है कि चेयरमैन पीटीआई ने वाज़े तौर पे कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं उनसे दूर रहें और उनको ज़्यादा तवज्जो और स्पेस ना दी जाए। फिर दूसरी जो बड़ी अहम खबर गर्दिश कर रही है वो ये है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो चुके हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो इससे वो चीज़ और वो अजम्पशन, वो परसेप्शन सामने आ रही है कि शायद अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पाकिस्तानी सियासत से माइनस हो चुके हैं या नहीं, ये बहुत से क्वेश्चंस हैं। लेकिन नून लीग इसको ताबीर कर रही है एनआरओ से। नून लीग कह रही है ये जो एस्टेब्लिशमेंट से बातें की जा रही हैं, मोहब्बत के जमजमे और पींगे बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एनआरओ चाहती है। हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अपने एंगल से देख रही है। अब मामला है क्या, आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पीजे सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। पीजे साहब, सर क्या कहेंगे, वाकई ही में हम अब समझ सकते हैं कि चेयरमैन पीटीआई अब अमली तौर पर पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो चुके हैं, या फिर आप समझ रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ बातें ही हैं, उनके बगैर तहरीक इंसाफ का वजूद ही नहीं है? देखिए, या तो हम एक अपने आप को धोखा दें और अपने आप से झूठ बोलें और हकायक से भाग जाएं, तो वो एक अलग बात है। जो वोट है पीटीआई का वो चेयरमैन के साथ ही है, वो चेयरमैन के साथ रहेगा। जिस तरह के पीएमएलएन के जो चेयरमैन है मियां नवाज शरीफ, उनका भी वही वोट है और जरदारी का भी वही वोट है। सो आप इनको तीनों को आ नहीं सकते, वेदर इट इज इवन मौलाना फजलुर रहमान JUIF में, तो इनका अपना एक वोट बैंक होता है और उस वोट बैंक पे आप चलते हैं। हाँ, आप कहते हैं किसी को माइनस कर दें, माइनस आपने पहले भी किए, फिर प्लस भी कर दिए, आज भी माइनस है, कल प्लस हो जाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल गेम है और इस पॉलिटिकल गेम के अंदर जब तक आप सारे बैठ के एक कंसेंसस पे नहीं आएंगे तो ये गेम्स चलती रहेंगी। बिल्कुल सही है, एस्टैब्लिशमेंट पे जो उठता है एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद करना शुरू कर देता है। आई थिंक इनफ इज इनफ, लीव द एस्टैब्लिशमेंट आउट ऑफ इट। अगर आप अपना काम सही करोगे, व्हाई वुड द एस्टैब्लिशमेंट इंटरवीन? उनका कोई ना वो करेंगे ना वो करना चाहते हैं। आप उनको मजबूर करते हो बिकॉज समबडी इज गोइंग टू लुक आफ्टर पाकिस्तान। और अगर आप मजबूर नहीं करोगे, अपने काम सही करोगे, सियासत सही करोगे, ईमानदारी से लोगों की खिदमत करोगे, एस्टैब्लिशमेंट को कोई इस पर एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दोगे कि एक को कांटा डाला, दूसरे को कांटा डाला और मैं नहीं आगे आना है, तो फिर पाकिस्तान इस तरह नहीं चलता। और जिस तरह मैंने पहले कहा है, आप हकायक को पा सकते, आप
जिसको मर्जी बंद कर लो। आपने किया है ना, आपने नवाज शरीफ के साथ किया, आपने आसिफ जरदारी के साथ किया, आज इमरान खान है, आप हर एक के साथ करोगे, जिसके साथ करोगे इवेंचुअली वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ मैनकाइंड है, और ये चलता रहेगा। लेकिन पीजे साहब, सर आपको नहीं लगता कि हमारी सियासी जमातों ने इन चीज़ों से कोई सबक सीखा है? पहले चेयरमैन पीटीआई पीएमएलएन के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे, धरने दिए गए और नवाज शरीफ साहब माइनस हुए और पीटीआई ने बड़ी बगलें बजाई, बहुत खुशी के मुजाहिर शादियाने बजाए, और अब जब चेयरमैन पीटीआई माइनस हो रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी सर टूल तो यही बनती हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट करे यूज़ या कोई और करे। आपको लगता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई सबक सीखा है? जब तक ये एक टेबल पर नहीं बैठेंगी तो एक दूसरे के खिलाफ आला-कार बनते रहेंगे, इसी तरह यूज होते रहेंगे सर। बिल्कुल सही कहा, इस तरह ही होंगे। देखो ना, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, कराची से लेके लंडीकोट। उसके बाद ये मार्जिनलाइज हो जाती है, उसके बाद ये रीजनलाइज हो जाती है। पीटीआई सेकंड पार्टी है जो कि कराची से लेके फ्रंटियर तक आप देखो किसकी क्या प्रेजेंस रही है। अब बात आती है उसके अलावा पीएमएल को देख लो। पीएमएलक्यू ने एक डेंट डाला था सिंध के अंदर, पीएमएलएन ने इतना वो डेंट नहीं डाला बिकॉज ऑब्वियसली उनको एक चांस नहीं मिला, उनकी 3 दफा गवर्नमेंट्स चली गई, तो उनको कोई आप कह लो कि सेट करने का कोई चांस नहीं मिला। अब बात आती है कि मियां नवाज शरीफ ने कोशिश की है, तो कर रहे हैं अपने पुराने अलायंस पार्टनर्स को इकट्ठा करने के लिए। ये इलेक्शंस के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। एमक्यू में एक ऐसी जमात है जो कहीं भी एडजस्ट हो जाती है, भी एडजस्ट होती है, फिर उनकी डिमांड्स बढ़ती हैं, फिर डिमांड्स बढ़ती हैं, फिर उनको थ्रेट्स आती हैं, वो थ्रेट्स देते हैं क्या नहीं करोगे तो फिर हम पार्टी से जा रहे हैं, फिर आपको पॉलिटिकल सिस्टम वहां डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो ये सारी जो चलती रहती हैं। अब आपके पास पीटीआई एक पॉलिटिकल फोर्स है, फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल फोर्स। इन्होंने अपनी गेम सही नहीं खेली, चेयरमैन ने गेम अपनी सही नहीं खेली। वो जब मैं पे आके और एक उनका सारा रख गया नवाज शरीफ, और भाई नवाज शरीफ को छोड़ो, नवाज शरीफ जो है वो है, तुम तो अपने डिलीवर करो ना भाई, तुम क्यों नहीं डिलीवर? तुम्हारा काम है डिलीवरेंस का, तुम्हारा काम वेंडेटा का नहीं है, तुम्हारा काम 90s का पॉलिटिक्स का नहीं है जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में होता रहा है। तुम एक नई फोर्स आए हो, अपना काम करो, डिलीवर करो। वो ये एक मैं कहता हूं कि एक ऐसे रूट पे चले गए कि जहां इवेंचुअली पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर ये बैठते हैं, जो आपने शुरू में सवाल किया, बैठते हैं और अपने आप को अमेंड करते हैं और रेक्टिफाई करते हैं टुवर्ड्स अ बेटर रूट, तो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बिल्कुल है, क्योंकि पार्टीज एक चेक एंड बैलेंस चाहिए। बिल्कुल सही कहा पीजे साहब। अब आपको क्या लगता है, क्या अभी भी कोई इम्कानात कोई मौजूद है, कोई उम्मीद की कोई किरण बाकी है कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई सेटिंग हो जाए या वो माइनस ना हो, या कोई ऐसे इम्कानात मौजूद हैं? आपको लगता है कि वो इतने बंद गली में अब धकेले जा चुके हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता, कोई आसार नज़र नहीं आता? बंद गली कभी भी नहीं होती सियासत में। सियासत में सिर्फ रीट्वीकिंग होती है, रीट्यूनिंग होती है, रिफाइनमेंट आती है, एंड दैट्स अबाउट इट। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, याद है आपको? बिल्कुल। वो भी गेम में पीएमएलएन की तरफ से भी यही चीजें आई, बड़ी प्रोवोकेटिव, आज वो भी गेम में, तो आज इन पे है तो ये कल ये भी गेम में हो जाएंगे। सो आई थिंक हमें लोगों को देखना है, ये नहीं देखना पार्टी क्या है, कौन है। हाँ, उसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ओवरऑल नेशनल डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, जिनकी सोच सिर्फ आप कह लो कि डिसिडेंसी है, वो किसी पार्टी में भी हो, वो एडजस्ट नहीं हो सकते और ना होना चाहिए। हमें एक ऐसे रूट पे जाना है, हम इकोनॉमिक डिप्रेशन पे हैं, हमारे पास इकोनॉमिकली हालात ठीक नहीं है। हमें सारों को बैठ के हाँ तनकीद करो एक दूसरे पे, बिल्कुल करो, इसी को तो जमहूरियत कहते हैं, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि आप बिल्कुल ही वो कहते हैं ना, वो पैरानॉय हो जाओ एक दूसरे के ऊपर कि आप ना लिविंग ना करेंगे ना करने देंगे। इस तरह काम नहीं चलता और इस तरह मुल्क और सियासी जमातें भी नहीं चलती। बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन सर अब होगा क्या अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं
और चेयरमैन पीटीआई अपनी चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो जाते हैं, उनकी जगह कोई नया चेयरमैन पीटीआई आता है, आपको लगता है पीटीआई के वर्कर्स के लिए, उनकी क़यादत के लिए ये काबिल कबूल होगा और पाकिस्तानी जमहूरियत पर ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इस पर असरात क्या होंगे? देखें, बड़ों ने कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ को साइड पे कर दें और उनके अलावा पार्टी चलाएं। नहीं, वो जमहूरियत नहीं है। आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी किया, आज इमरान खान के साथ हो रहा है, हर एक के साथ हो रहा है। ये जमहूरियत नहीं है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। जो कोर्ट्स गलत डिसीजन देते हैं, उन कोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी और उन जजेस का नाम हिस्ट्री के अंदर एक काले धब्बे के साथ लिखा जाता है। नसीम हसन शाह मिसाल है इसकी, बेशुमार ऐसी मिसालें सर। डॉक्टर नसीम हसन शाह बिल्कुल आपके सामने, मौलवी मुश्ताक, ये सारे आपके सामने। किनको क्या अच्छे अल्फाजों से याद किया जाता है? नहीं। मुझे अफसोस होता है कि इनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो कहाँ किसी डिस्कशन में जाएंगे, वो कहाँ अपना मुंह सिर उठा के किसी के साथ बात कर सकते हैं। डॉक्टर नसीम हसन शाह ने तो मेरे अपने शोज के अंदर ही उन्होंने इतराफ कर लिया था, हमने अपने आप को बचाना होता है, ये करना होता है। वो जज नहीं होते हैं। अगर आपको जज बनना है ना, तो बने जस्टिस याकूब अली खान की तरह, कि उनको ये कहा वो करो, वो रिजाइन कर गए थे। रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, दैट इज द काइंड ऑफ क्रेडिबल जजमेंट जज आपके सामने नजर आते हैं। हिस्ट्री में और भी बड़े अच्छे जजेस हैं हमारे, जिन्होंने अपनी इंटेग्रिटी, मोरालिटी और आपके लोग स्टेडफास्टनेस रखी है। तो ये जो जजेस हैं, हमें पूरा इन पे एतमाद है, होना चाहिए कि ये बिल्कुल इंसाफ करेंगे। और इंसाफ ये नहीं कि पार्शल, बी ऑनेस्ट, बी फेयर, क्योंकि आपने इंसान के आगे और अल्लाह के आगे भी जवाब देना एक दिन। सो अगर तो आप इसमें बिलीव करते हो फेथफुलनेस पे अल्लाह के आगे, तो आई एम श्योर यू विल डू योर जॉब ऑनेस्टली, एंड दैट गोस फॉर। लेकिन पीछे सर, अब सवाल ये है ना कि सर आप पिछले 50-60 दहाइयों से देखें, जो तर्ज सियासत था, जो अपने सियासी मुखालफिन को क्रश करने के लिए जो तरीके और हरबे आजमाए जाते थे, आज भी सर वही हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जब दुनिया ग्लोबल विलेज का रूप धार चुकी है। इससे पहले, आज से 40-50 साल पहले ज़हूर इलाही साहब पर गाय चोरी का मुकदमा था, भैंस चोरी का, और अभी भी आपको पता है कि किस तरीके से कभी किताबें आ रही हैं, कभी कुछ आ रही हैं, किरदार कुशी, और कभी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर सियासतदानों को। फवाद चौधरी साहब का केस आपके सामने है। तो सर अभी भी हम उसी सफ़र माकूस के गिर्द ही सफ़र कर रहे हैं। तरीके और वो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, हमारा अभी यही सिस्टम नहीं सेट हो सका। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से अभी तक हम उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे हैं जिन चीज़ों को हम आज से 50 साल पहले कर रहे थे। सर बिल्कुल सही आपने कहा। देखो ना, वो कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो कि जो किया वो फिर आ गया सामने। जो आपने सवाल अभी किए, जो पॉइंट्स आपने रेस किए, बिल्कुल वही। क्योंकि याद रखो, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से आपने तरक्की नहीं की, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से आपस में तलखियां पैदा हो गई, इन्हीं की वजह से आपने जो जलसे और टेलीविजन टॉक्स आपने सुने, उसके अंदर एक दूसरे पे बदतमीजी आ गई। इसी वजह से आपका एक इकोनॉमिक रिसेशन आया, इसी की वजह से आपने तरक्की नहीं की। आपके साथ चाइना देख लो, वो बड़ा, आपके साथ हिंदुस्तान देखो तो कहां से कहां पहुंच गया। आप क्यों नहीं आए? क्योंकि आप अपने कॉरिडोर के अंदर लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने पार में आना है। भाई आओ, जो मर्जी आए, जिसने मर्जी आना है आओ, लेकिन डिलीवर तो करो ना। डिलीवर करने की कोशिश करता है, दूसरी ऐसी तनकीद आती है कि वो डिरेल हो जाता है, फिर एक दूसरे पे मुकदमात चल जाते हैं, फिर उसके बाद इलेक्शंस आते हैं, फिर आप पैसा लगाते हैं, करप्शन यहाँ से शुरू करते हैं, और फिर आप दोबारा वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यार पाकिस्तान की खिदमत करो, दैट्स ऑल व्हाट्स नीडेड। सब आओ, कोई बैक बेंचर्स भी बनने की कोशिश करो, सारे फ्रंट बेंचर्स पे नहीं आते हैं, तो आप बैक बेंचर्स बैठ के पाकिस्तान का बड़ा काम कर सकते हो। ये करेगा कौन करेगा? ये तो फिर आपके सामने ये इनकी हिस्ट्री सालों की। पीजे साहब, अगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब फ़र्ज़ करें, हाइपोथेटिकली हम एज्यूम कर लेते हैं कि उनको एक और चांस मिल जाता है, वो बाहर आ जाते हैं, आपको लगता है कि चेयरमैन पीटीआई कोई सबक सीखेंगे, कोई माजी से कोई वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो उनको इस नहज पर लेकर आई हैं? या यही सवाल मेरा नवाज शरीफ साहब के हवाले से है, आपको भी लगता है कि मियाँ साहब भी अब जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो बदले हुए नवाज शरीफ होंगे, वो नहीं होंगे जो एस्टेब्लिशमेंट से पंगे लिया करते थे, उनकी लड़ाइयाँ होती थी?
आपको लगता है कि इतने कुछ होने के बावजूद भी अब हमारे ये जो बड़े मुदब्बिर और बड़े सीनियर रहनुमा हैं, मियाँ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, ये वो रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट टेलीकास्ट नहीं करेंगे गलतियों की जो इनसे हुई है? ये मजबूरी के साथ कई दफ़ा इस तरह की हरकतें करते हैं सारे। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो इनके नीचे लोग होते हैं ना, इनको मैं चमचे कहता हूँ, ये चमचे और डोइयां और प्लेटें जो है ना, ये लीडरशिप को खराब करते ये क्या करते हैं? हाँ सर आप बिल्कुल ठीक है, मैंने देखा सबको, हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सच इनमें बोलने में, इसमें वो सलाहियत नहीं है, इनके अंदर वो करेज ही नहीं है कि अपने लीडर को ईमानदारी के साथ गाइड करें। और ये वही है जो कि आप ओ यस सर आप बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद सर इनको एक वो बना देते हैं, चेयरमैन को बन जाता है, कोई एमडी बन जाता है, कोई वजीर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। ये सिर्फ छोटी छोटी सोचों के लोग हैं। क्रेडिबिलिटी वहां आती है लीडर की, वो खड़ा हो जाए और वो ईमानदारी के साथ काम, और जब वो ईमानदारी के साथ करेगा वो अवाम का काम करेगा, क्योंकि वो अवाम की खिदमत के लिए आए। तो ये जो होते हैं ये डोइयां, ये इधर से कोई इधर चला देता है, कोई इधर से, और फिर क्या होता है, जो लीडर के अच्छे फेथफुल फॉलोअर्स होते हैं ये उनको पीछे रखते हैं, ये मिलने नहीं देते। ये मैं आपको बता, ये मिलने नहीं देते हैं। फिर वो एहलकार ऐसे लग जाते हैं, नहीं जी आप नहीं आगे मिल सकते। और भाई लीडर के पास और लीडर को हर इंसान की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वो होता है नेशनल लीडर। ये क्या हो गया कि लीडर बन गया, कि प्रेसिडेंट बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो उसकी एक्सेसिबिलिटी एक आम आदमी की नहीं है। हर आदमी की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए अपने लीडर के साथ, वेदर एमएनए, एमपीए, सेनेटर, चेयरमैन, मिनिस्टर, जो भी हो। तो जब तक आपका एक वो कहते हैं ना एक अलहदगी हो जाती है, तो अलहदगी के साथ आपकी लीडरशिप या पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलता। यू शुड बी योर पीपल, और जब आप होगे, पल्स आपकी लोगों के साथ होगी, यू विल बी एबल टू परफॉर्म। बंद दरवाजों के अंदर आप नहीं कर सकते। जार का हाल देख लिया था ना, जब रेवोल्यूशन आया था, वो बिल्कुल कट ऑफ था लोगों के साथ, बिल्कुल टोटल कट ऑफ। उसका हाल क्या किया था? तो ये लीडरशिप को लर्न करना चाहिए फ्रॉम हिस्ट्री। जब तक आप लोगों के साथ हो, लोगों के काम करोगे, लोग आपके साथ होंगे, जो मर्जी पार्टी हो, इट डजंट मैटर। और जो कहता है मैं नहीं चलता आज की दुनिया के अंदर, हम आप जो दूसरे होते हैं, अगर आप पार में हैं तो दूसरे भी उतने मुहिब्बुल वतन है जितने आप हैं। बेशक आपको वोट कम मिला है, आप उनकी एडवाइस भी लें, सुने उनसे, बुलाएं। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप एक नेशनल सोच आप नहीं रखेंगे, आप मुल्क को आगे नहीं ले जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत आपने बात की है कि अल्लाह करे ये हमारे जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, वो आपकी इन बातों से कोई सबक हासिल करें कि वाकई ही में, और ये वज़ीर मुशीर ही होते हैं जो अपने रहनुमाओं को इस बंद गली तक ले आते हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका। बात इसमें यही है, मुख्तसर और लुबे लबाब यही है कि आज से 75 साल तक का जो सफ़र है, हमने उस सफ़र से सीखा कुछ नहीं है, उसी दायरे के सफ़र के गिर्द हम रहे हैं। कल भी मुकदमात अपने सियासी मुखालफिन पर हुआ करते थे, आज भी होते हैं, कल भी वही इल्ज़ामात थे, आज भी वो इल्ज़ामात हैं, सिर्फ बदले हैं, चेहरे बदले हैं, नारे बदले हैं, दावे बदले हैं, किरदार कहानियाँ वही हैं जो आज हम देख रहे हैं। नाज़रीन, हाजिर होते एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करें हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल होते कोई भी स्टाइल करो पिक। सोल सिटी लाहौर जदीद तर्ज तामीर का एक शाहकार और अजीमुशान प्रोजेक्ट, पाकिस्तान में पहली दफा। कल डी सैक वॉक, क्लॉक टावर, 24 घंटे सिक्योरिटी और दी ओवल वॉक, कमर्शियल बिल्डिंग्स के दरमियान अपनी तर्ज का मुनफरिद पार्क बिजनेस कम्युनिटी के लिए बाकायदा सोल बिजनेस बे बनाया जा रहा है। बुकिंग और पेमेंट प्लान के लिए हमारी वेबसाइट soulcity.com.pk विजिट करें और कॉल 111-768-505। सोल सिटी, सोलफुल लिविंग। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आओ, मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। मुश्किल है, पहले छीले, फिर काटे, फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी, पर इसकी नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल।
सोल सिटी लाहौर जदीद तर्ज तामीर का एक शाहकार और अजीम शान प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पहली दफा कल डी सैक वॉक, क्लॉक टावर, 24 घंटे सिक्योरिटी और दी ओवल वॉक कमर्शियल बिल्डिंग्स के दरमियान अपनी तर्ज का मुनफरिद पार्क बिजनेस कम्युनिटी के लिए बाकायदा सोल बिजनेस बे बनाया जा रहा है। बुकिंग और पेमेंट प्लान के लिए हमारी वेबसाइट soulcity.com.pk विजिट करें और कॉल 111768 सोल सिटी, सोलफुल लिविंग। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करें हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल? इस शादी सीजन जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। नाजरीन, आपको पता है कि जब सर्दियां आती हैं तो पाकिस्तान में वेडिंग सीज़न का आगाज़ हो जाता है। शादियों का सीज़न है, कोई भी वीकेंड ऐसा नहीं होता है जिसमें कोई शादी का या कोई फैमिली का फंक्शन ऐसा ना हो। तो ऐसे में हमारे सियासतदान भी किसी से पीछे नहीं हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनके बारे में बड़ी इससे पहले रूमर्स थी, आज से आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन से पहले 5 साल कबल, तब भी ये बहुत सी रूमर सामने आई थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी फाइनली अब रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की क़यादत जियाले बड़े पुरजोश थे, लेकिन वो तमाम रूमर्स की हद तक रहीं। इलेक्शंस हो गए, 2023 के इलेक्शंस आन पहुँचे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो इज़ स्टिल बैचलर। अब ये खबरें सामने आ रही हैं, बड़े बावसूख ज़राए इस बात की तस्दीक कर चुके हैं जनाब कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी शेरवानी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन से पहले या इलेक्शंस के फ़ौरन बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। और ज़ाहिर बात है, इकलौते बेटे हैं आसिफ जरदारी साहब के, उनकी बहनें, उनकी फुप्पो, उनके जो खालू, जो कज़न्स हैं उनके, वो सब अब मिलकर बिलावल भुट्टो साहब के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब के लिए रिश्ता बड़ा देख के सोच समझ के करेंगे कि बिलावल साहब बड़े आइडियल, बड़े एलिजिबल बैचलर हैं। और बिलावल साहब से जब भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने सवाल किया उनसे कि आप शादी कब करवा रहे हैं, तो उनकी जो बड़ी एक शर्मीली सी मुस्कुराहट थी, वो बड़ी अट्रैक्टिव थी और बड़ी वो जीनत बनती थी मीडिया की खबरों की। लेकिन अब जनाब ये शनीद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि अपनी बहनों के भी इकलौते भाई हैं, इकलौते बेटे हैं, तो बड़े एक्साइटमेंट है। पीपल्स पार्टी के जियाले भी, बल्कि जो इनकी इंट्रा पार्टी जो कॉन्फ्रेंस होती है या जो इनके इजलास वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी बिलावल साहब से ये सवाल किए जाते हैं, जिसका बड़े शर्मीले से होकर बिलावल साहब जवाब देते हैं। चलें जी, हमारी तो दुआ है कि ये जो 2023 का साल है, इलेक्शंस के साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की शादी का साल भी हो, और होनी भी चाहिए। माशाल्लाह उनकी उम्र गुजरती जा रही है और बड़े जवान हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। तो अब देखते हैं कि जयालों की दुआएं रंग लाती हैं या नहीं। लेकिन अलबत्ता इस दफ़ा इन दावों में तस्दीक जो है ना, बड़ी सदाकत कही जा रही है। बिलावल साहब की शादी होगी तो पीपल्स पार्टी के लिए तो कम से कम ये खुशी की खबर होगी। बिलावल भुट्टो साहब की शादी की तो हमने बात कर ली है। पीपल्स पार्टी से ही जुड़ी अब एक और ख़बर आपको देते हैं जनाब। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है और पीपल्स पार्टी को तकरीबन 1966 में ये कायम हुई थी और अब तक 50 को साल तो हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर इसके सियासी जर्नी की हम बात करें तो 1967 में पीपल्स पार्टी बनी थी। तब से अब तक अगर हम पीपल्स पार्टी के सियासी जदोजहद पर, सियासी सफ़र पर बात करते हैं तो बड़े नशेबो फराज देखे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरियत के लिए अगर कुर्बानियाँ भी किसी की देखी जाएँ तो पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ भी बड़ी लाजवाल हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कत्ल, उनको जो फांसी दी गई वो उसको सियासी मर्डर कहा गया। और जिन जजेस ने ये फ़ैसला दिया था उसके बावजूद उसके बाद वो अपने इस फैसले पर नादिम नज़र आए, शर्मिंदा नज़र आए और उन्होंने इस पर इज़हार नदामत किया। उसके बाद हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की डेथ के बाद भी पीपल्स पार्टी में एक नई जान आई, नई रूह फूंकी गई और पीपल्स पार्टी बड़ी तेज़ी के साथ इसने अवाम में पेनिट्रेशन की। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अधूरा सफ़र था, उसके बाद फिर उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मैदान में आई। बड़ी जवां मर्दी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने तमाम तर चीज़ों को, मुश्किल हालात में पार्टी को संभाला। और उसके बाद आपको हमें पता है कि वो भी उनको भी शहीद कर दिया गया, उनको भी जो है कत्ल कर दिया गया।
लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी रुकी नहीं। जरदारी साहब आ गए, बिलावल भुट्टो साहब हैं, तो पीपल्स पार्टी का जो सियासी जर्नी है वो बड़े नशेब व फराज में रहा है। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी आज जरदारी साहब के हाथ में उसकी बागडोर है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, तो अब नशेब व फराज हैं। लेकिन आजकल की जो पीपल्स पार्टी है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है। परफॉर्मेंस को हवाले से लेकर बहुत सी बातें की जाती हैं। बिलावल भुट्टो साहब अब अक्सर ये गिला करते नज़र आते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, उनको वो मैदान नहीं मिल रहा है, वो माहौल नहीं मुयस्सर है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को है। तो ये जो है एक सफ़र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोयटा में अपना जलसा भी कर रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है सियासी उतार चढ़ाव आते रहते हैं सियासी जमातों की ज़िंदगी में, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस तरीके से उनकी कुर्बानियाँ हैं, जिस तरीके से मुश्किल हालात में भी पार्टी को लीड किया है, बेनज़ीर साहिबा का ख़ास तौर पे जिक्र करना मेरा ख्याल है अगर इसमें उनको खिराज तहसीन पेश ना करें ये मुनासिब नहीं होगा। पहली दफ़ा जब वो आई सानेहा कारसाज हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो फिर मैदान में आई और उसके बाद भी उन्होंने आकर अपना ये सफ़र जारी रखा, जामे शहादत नोश किया और उसके बाद भी पीपल्स पार्टी का यही जो जर्नी है वो भी जारी है। अब देखते हैं कि इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का क्या बनता है, लेकिन आजकल तो पीपल्स पार्टी बहुत नाराज़ दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ एवन फील्ड रेफरेंस की बात करते हैं। तो फाइनली नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया गया है और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से पहले भी कहती रही थी कि ये हम पर सियासी मुकदमात हैं, सियासी तौर पर हमें जो है तन्हा किया जा रहा है, पॉलिटिकल आइसोलेशन का शिकार किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को लेकर के अकामे पर उनको जो है बेटे से तनख्वाह ना लेने की सज़ा दी गई और इस सब के बावजूद भी अब आप देखें कि एक दफ़ा फिर से इन्हीं हालात में वही नवाज शरीफ साहब जो कल तक माइनस थे आज पाकिस्तानी सियासत में प्लस हो चुके हैं। आज नवाज शरीफ साहब दोबारा से उनके जो केसेस हैं उनको भी माफ़ी मिल रही है और ये जो सियासी हलके हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में इक़्तिदार की हुमा पर दोबारा से बराजमान हो सकते हैं। अब इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, हम चंद दिनों से देख रहे हैं कि एक जो नौजवान सरकारी CSP ऑफिसर था बिलाल पाशा, उनकी मौत के बाद से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं। लाश का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, उनकी तदफीन भी हो चुकी है। पोस्टमार्टम करने वाली जो टीम है डॉक्टर्स की, उन्होंने ये शुबा ज़ाहिर किया है कि ये मुमकिना तौर पे ख़ुदकुशी का वाक़या है और अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन जो बिलाल पाशा हैं उनकी गुफ्तगू सुनकर, उनके जो मैसेजेस कुछ सामने आए हैं, उनको देख के एक चीज़ तो तकरीबन वाज़ेह हो जाती है कि वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। अच्छा, ये तो पहली ऐसी ख़ुदकुशी नहीं है, पहली ऐसी मौत नहीं है डिप्रेशन के बाइस। बेशुमार ऐसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो बज़ाहिर दुनियादारी के हवाले से हर तरह की उनको आसाइशें भी मुयस्सर होती हैं, हर तरह की सहूलियात भी उन तक मौजूद होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं। हमारे यहाँ डिप्रेशन को, जो शख्स डिप्रेशन में मुब्तला होता है उसको तो संजीदा ही नहीं लिया जाता है, क्योंकि डिप्रेशन बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आता है। अगर हमें कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है तो फ़ौरन हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि इंसान अपनी ज़िंदगी तक का ख़ात्मा कर लेता है। और आजकल के वाक़यात, आजकल के हालात में आए रोज़ ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं। बहुत से कामयाब लोग, सुशांत सिंह राजपूत जो कि इंडियन एक्टर थे, उनकी भी खुदकुशी हुई और इसके अलावा एक तवील फहरिस्त है। आखिर इन सुसाइड्स की वजह क्या होती हैं? आखिर ये लोग हर तरह से जो सहूलियात इनको मुयस्सर होती हैं, बज़ाहिर कामयाब लोग होते हैं, उसके बावजूद ऐसा क्या होता है और ये डिप्रेशन इतनी ख़तरनाक चीज़ कैसे है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा तक करने पर मजबूर हो जाता है? इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर अबुल हसन जो कि माहिर नफ्सियात हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, आए रोज़ सुसाइड्स के वाक़यात में हमें इजाफा देखने में आ रहा है। सर, क्या कहेंगे, ये डिप्रेशन की बुनियादी वजह क्या होती है और एक ऐसा शख्स जो डिप्रेशन में मुब्तला है वो इस हद तक चला जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना मुनासिब समझता है
इतनी दर्द में होता है? सर इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा, आखिर होता क्यों है ऐसा? देखिए, डिप्रेशन को समझना बड़ा ज़रूरी है। हम अमूमन आप ये देखें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिप्रेशन के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन के लफ्ज़ का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि जी मैं डिप्रेस हूँ। हम सैडनेस को डिप्रेशन कह रहे होते हैं। जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, लीथल डिप्रेशन है या मेजर डिप्रेशन है, ये बाकायदा एक ज़हनी बीमारी है। इसमें आपकी बॉडी के अंदर केमिकल डिसबैलेंस होता है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज, जी सर बोलिएगा, आवाज आपकी चली गई थी। आप ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे माहौल से हटकर, हमारी जो है रोजमर्रा जिंदगी से हटकर जब हमारी बॉडी के अंदर केमिकल डिसबैलेंस होता है और हम किसी क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो उसमें वो जो पेन है वो बहुत ज्यादा होती है, जो कि इंसान को तन्हाई की तरफ, मायूसी की तरफ, उदासी की तरफ ले जाती है। और बज़ाहिर वो बंदा आप देखेंगे बहुत सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। जैसे आपने 2-3 सेलिब्रिटीज का नाम लिया कि लोग नीचे से ऊपर आ जाते हैं, तो समझना ये होगा कि ये जो कामयाबी है, पैसा है, शोहरत है, इसका डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। डिप्रेशन एक बीमारी है। जैसे आपकी जो है कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो आप तकलीफ में हैं, आप कितने कामयाब हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेकिन अगर आपकी बोन फ्रैक्चर होती है तो आप तकलीफ में हैं। इसी तरह से जब आप क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो उसमें यह है कि आपका ओहदा, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी जो है वो उस तकलीफ को कम नहीं करती है। उस तकलीफ को कम करने के लिए आपको इलाज की जरूरत है। हम अमूमन रवैयों की बीमारी को समझते नहीं है। रवैयों की जो बीमारी, डॉक्टर साहब आपकी सर आवाज दोबारा चली गई है, आवाज में आपकी मसला आ रहा है, प्लीज जरा देखिएगा ये। डॉक्टर साहब से दोबारा राब्ता करते हैं। अच्छा, ये इसमें कोई शक नहीं है कि डिप्रेशन को हमारी सोसाइटी में अभी तक समझा ही नहीं जाता कि इवन के जो शख्स खुद डिप्रेशन का शिकार है उसको भी मालूम नहीं होता है कि वो डिप्रेस है और उसके साथ इश्यूज चल क्या रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी अच्छा, उसमें यह है कि मैंने जो समझाना है, बेसिकली लोगों को ये बात समझना जरूरी है कि क्लिनिकल डिप्रेशन और डिप्रेशन में फ़र्क है। ये दो तरह का है। सैडनेस, मायूसी, घरों के अंदर बातचीत होना, आपका कोई प्यारा चला गया है, आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, आपको जो है कोई भी मसला हो जाता है, आप उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इसको हम एक नॉर्मल लाइफ का डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल डिप्रेशन है वो अमूमन मूड डिसऑर्डर है। इसमें लोगों को ये बात समझना होगा कि कहीं पे मूड डिसऑर्डर की बात आए, बाइपोलर डिसऑर्डर की बात आए तो फौरन अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी खतरनाक ज़हनी बीमारी है जो कि अमूमन कामयाब लोगों को होती है, जो सेलिब्रिटीज़ को होती है, जो बड़े लोगों को होती है, जिसमें बड़े बड़े राइटर्स, पोएट, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये केमिकल डिसबैलेंस है, अंदर से आती है, और इस बीमारी को हम कहते भी अब ब्रिलियंट मैडनेस है। आपने देखा होगा कि ये जो पिछले दिनों में को 20-25 अमवात हुई हैं, बड़े बड़े लोगों की हुई हैं, उसमें जो है या तो सुसाइड का मामला है या ओवरडोज का मामला है। तो आप ये देखें कि इसके पीछे जो बीमारी है हमें उसको समझना होगा। बीमारी को अगर आप अनट्रीटेड रखेंगे, आप इसको लेमैन के तौर पर घरों में इसको जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बताऊं आप कामयाब नहीं होंगे, और फिर इस तरह के बड़े वाकयात होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें यह है कि कोई बंदा अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है या कोई ड्रग्स का ओवरडोज कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्लिनिकल डिप्रेशन को समझना सोसाइटी के अंदर ज़रूरी है। अगर आप अपने घर के अंदर किसी भी नौजवान को, किसी भी घर के बड़े फर्द को आप ये देखें कि वो उसकी लाइफ बड़ी सक्सेसफुल रही है, हमेशा से कामयाब रहा है, उसके ग्रेड्स अच्छे हैं, वो जॉब में अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो सब में अच्छा है, और वो अचानक जो है खामोश हो जाता है, बात नहीं करता, या जैसे आपने अभी आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। नहीं, बाज़ दफा आइसोलेशन का शिकार भी नहीं होते। जैसे आप पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे थे, तो आप उनकी बातें जब सुन रहे हैं तो वो बज़ाहिर तो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन उसके अंदर डीप डिप्रेशन नजर आ रहा होता है। तो इस तरह की जब सिचुएशन हो ना, तो आप लोगों को जो फैमिली मेंबर हैं, सबसे पहले उनको अलर्ट होने की जरूरत है। देखिए, इसको घरों के अंदर ट्रीट ना करें। आप अगर आपका घर में आपका
आपका हस्बैंड है, आपका भाई है, आपका फादर है, आपकी मदर है, आपकी बहन है, कोई भी है, आपकी वाइफ है, और वो इस तरह की आप सिचुएशन में देखें कि वो बहुत सक्सेसफुल रहा है, हमेशा से अच्छा है, अब आके थोड़ी सी लाइफ के अंदर जो है कोई डिस्टर्बेंस नजर आ रही है, तो वो नहीं जाना चाहता, तो आप जो है फैमिली मेंबर जो है वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट करें कि हमारे घर के अंदर इस तरह के फर्द है और आप देखें उसकी हिस्ट्री इस तरह से है, वो आपको गाइड करेगा। गाइडेंस से क्या होगा कि आप प्रॉपरली क्लिनिकल डिप्रेशन को लेके चलेंगे। इसमें सम टाइम दवाई की बहुत सख्त जरूरत होती है, उसके साथ जो जरूरत है वो आपको काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग, बातचीत, टॉक थेरेपी, बात करना प्रोफेशनल के साथ, मैं आपको बताऊं वो आपकी बीमारी के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ी रोशनी है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और आप उसको भी जो है ये ना समझें कि किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना कोई पागलपन की या कोई नफ्सियाती बीमारी की वजूहात है। आप अपने मसले को लेकर जाते हैं और वो आपको आपके साथ डिस्कस करते हुए आपको बताता है। हमें घरों के अंदर, प्लीज ये सबको मैसेज हो कि हम घरों के अंदर ये ना देखें कि कामयाब इंसान है तो इसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है, पैसे वाला है इसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है, ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है इसको डिप्रेशन कैसे होता है। नहीं भाई, ये केमिकल डिसबैलेंस है, उसकी इसमें मर्जी नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये केमिकल डिसबैलेंस है, तो सर इस डिसबैलेंस की रीजंस क्या होती हैं? क्योंकि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और उसके बाद फिर आसपास का माहौल कितना मैटर करता है, अपनों के रवैयों से कुछ लोग तंग होते हैं। तो सर इस डिसबैलेंस की बुनियादी तौर पे वजूहात क्या होती हैं? और अगर सर फैमिली के किसी एक फ़र्द को मालूम हो चुका है कि उनका ये जो बच्चा है डिप्रेस है, परेशान है, तो उसमें किस तरह फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को बिहेव करना चाहिए, उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो जो बाइपोलर या ये मेजर डिप्रेशन जो है, जिसको मैं क्लिनिकल डिप्रेशन कह रहा हूँ या लिटिल डिप्रेशन कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि ये जेनेटिक हो सकता है। अगर फैमिली के अंदर किसी के पेरेंट्स में किसी को ये इस तरह की बीमारी है, हो सकता है टेंडेंसीज मौजूद हों और ट्रिगर हुआ हो आपके बच्चे के अंदर जाकर, और इसमें सबसे पहले जीन जेनेटिक इफेक्ट्स आते हैं। प्लस फिर अगर आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं लाइफ के अंदर, कामयाबियां बड़ी तेजी से समेट रहे हैं, तो उसमें यह है कि आप अपने आप को इग्नोर भी कर रहे हैं। उसमें ये जो माहौल है, जो इर्द गिर्द के मामलात हैं, जाहिर है हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें वहां पर जरूरत है, बातचीत की जरूरत है। तो ये जो इफेक्ट हमारे ऊपर आते हैं और उसकी वजह से आप एक डिप्रेसिव साइड की तरफ जाते हो, इसमें जो आप कह रहे हैं कि रोल क्या होना चाहिए, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त हैं, हमारे घर वाले हैं, उनका रोल ये होना चाहिए कि अगर आप इस तरह की बात को देखते हैं, बात को समझते हैं, तो आप उस फर्द के साथ डिस्कस करें। क्योंकि एथिक्स में ये है कि आप किसी के लीथल डिप्रेशन को, किसी की ड्रग्स को छुपाएं ना। और आपको लगता है कि कोई भी आपका जानने वाला बहुत उदासी का शिकार है या किसी तरह का सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जा रहा है, तो आप उसको छुपाएं नहीं, आप उसके साथ भी डिस्कस करें, आप उसकी फैमिली के साथ भी डिस्कस करें। अगर फैमिली को ये बात पता है तो फैमिली क्या करे, किसी प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करें। देखिए, खुदा न खास्ता हम मौत की तरफ जाने से पहले बेहतर है कि हम किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लें, क्योंकि इसको ये समझें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपकी बोन फ्रैक्चर होती है या आपको हार्ट का मसला होता है या आपको कैंसर का मसला होता है, चाहे वो स्टेज 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, हम हर वक्त ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। इसी तरह जब आपको किसी के अंदर डिप्रेशन की स्टेज 1 देखते हैं, 2 देखते हैं, 3 देखते हैं, 4 देखते हैं, तो आपको हेल्प की तरफ जाना है। हम अमूमन स्टेज 1, 2, 3, 4 तक जो है वेट करते रहते हैं। तो 4 पे आके जो बंदा जिसको डिप्रेशन है वो इस हद तक तकलीफ में होता है कि उसको ये लगता है कि मैं अपनी अगर जिंदगी का खात्मा कर लेता हूँ तो मैं इस तकलीफ से, इस दर्द से निकल जाऊंगा। किसी साहब की वाइफ ने जो है सुसाइड की, तो उसने जलती हुई आग खा ली। तो उसने, एक राइटर ने लिखा, उसने कहा कि इसके अंदर इतनी तकलीफ थी कि इसको आग खाना जो है आसान लगा और उसने आग खा के अपनी जिंदगी का खात्मा किया। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जो डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, लीथल डिप्रेशन का शिकार है, वो बंदा जो है वो इस हद तक पेन में होता है कि उसको अपनी जिंदगी खात्मा करने आसान लगता है, जिंदा रहना मुश्किल लगता है।
अच्छा, इसको क्योंकि हम लोगों के अमूमन घरों के अंदर छोटे छोटे, लेकिन सर कुछ लोग इसको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ते हैं। हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो मजहबी तबका है, वो एक चीज़ इसकी ये भी तोजी देता है कि असल में हम लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अपनी दुनियादारी में इतना आगे निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जो इनर हीलनेस होती है, अंदर तो जो हमारी हीलिंग होती है वो नहीं हो पाती है, और वो उससे बेचैनी शुरू होती है, और फिर यहाँ तक मामला फिर आखिर इंसान की मौत के खात्मे तक आ जाते हैं। जी, देखिए हमारी सेहत ना बेसिकली 4 सेहत है। हमारी बायोलॉजिकल सेहत है, साइकोलॉजिकल सेहत है, सोशल सेहत है और स्पिरिचुअल सेहत है। ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ है ये कनेक्ट है हमारी बाकी 3 हेल्थ के साथ, और सारी हेल्थ एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अगर किसी को डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन उसके अंदर केमिकल डिस्पेंसर है, तो बायोलॉजिकल मसला, मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको दवाई की भी जरूरत है और काउंसलिंग की भी जरूरत है। सोशल हेल्थ कहाँ पर आती है कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको बातचीत करने की जरूरत है। फिर स्पिरिचुअल हेल्थ ये है कि ये जो हायर पावर है, जब हम हायर पावर से कनेक्ट होते हैं तो आप ये देखें कि जो लोग स्पिरिचुअली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उनके अंदर तकलीफ बनिस्बत बाकी लोगों के कम होती है। जो बिलीवर्स हैं, जो हायर पावर को बिलीव करते हैं, दुआ करते हैं, बात करते हैं, मेडिटेट करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या जो भी अपने रिलीजन से मुताबिक इबादत करते हैं, तो वो ज्यादा कनेक्ट होते हैं और उनके अंदर हील होना ज्यादा तेजी के साथ है बनिस्बत दूसरे लोगों को। लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही एक हल नहीं है, क्योंकि सारे स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअलिटी आपने शख्सियत देखी होगी वो भी इस तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें सारी चीजें, यानी हमने बेसिकली 4 हेल्थ को देखना है, बायोलॉजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, और सबका जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली हमें लेकर आगे बढ़ता है। तो हम इसमें किसी भी चीज को इग्नोर ना करें, हम फैमिली को इग्नोर ना करें, दोस्तों को इग्नोर ना करें, हम अपने रिलीजन को इग्नोर ना करें, हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। देखिए रेमेडीज में क्या है कि अगर किसी के साथ डिप्रेशन है, सैडनेस है, मैं सैडनेस की ये फर्क समझना बड़ा जरूरी है कि अगर आप सैडनेस और जो हमें अमूमन घरों के अंदर डिप्रेशन फील होता है, एंजाइटी फील होती है, उसका और क्लिनिकल जो डिप्रेशन है उसमें फर्क है। लेकिन अगर हम अमूमन घरों के अंदर इस तरह की चीजें देखते हैं तो हम देखते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, खा पी लेते हैं, चीजें बेहतर हो जाती हैं। जिन लोगों की जिंदगी के अंदर क्लिनिकल डिप्रेशन है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको किसी भी तरह के सब्सटेंस का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे बचना होगा। अगर वो सिगरेट पीते हैं या वो अगर किसी भी तरह का वीट का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि उससे बचें। बिल्कुल सर, यही चीज़ें ज़रूरी हैं और इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इसको डील करना हमें आना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबुल हसन साहब आपके वक्त का। अच्छा नाज़रीन, हमने इससे पहले मेंटल हेल्थ की तो बात की, अब फिज़िकल हेल्थ की हम बात करेंगे। तो स्पेशली जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो मदर्स हैं, उनके लिए ये सेगमेंट बहुत अहमियत वाला है। आजकल सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, तो नमूनिया हम देखते हैं कि इसके केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा नमूनिया के केसेस में मुब्तला होते हैं, उनको नमूनिया होता है। आपने इससे बचना कैसे है, अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, अपनी फैमिली की केयर कैसे करनी है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड अरशद हुमायूं साहब मौजूद हैं, जो कि फैमिली फिजिशियन हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सर्दियां आते ही नमूनिया की बहुत ज़्यादा शिकायत आने लगती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा सर नमूनिया में मुब्तला होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए हैं, पेरेंट्स को किस तरह केयर करनी चाहिए अपने बच्चों की कि इससे कम से कम बचा जा सके? बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। मैं समझता हूँ कि ये जो शुरुआत है सर्दियों की, इसमें जाहिर है जो चेस्ट इन्फेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और इसमें सबसे अहम जो ख़ासतौर पे हमारे 2 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनमें ख़ासतौर पे ये प्रॉब्लम जो है निमोनिया की वो ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो वल्नरेबल भी होते हैं। तो इस स्टेज पे ख़ासतौर पे हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। तो ये निमोनिया आमतौर पे हम कहते हैं कि जो फेफड़ों की जो इन्फेक्शन को ये कहा जाता है, और इसमें ख़ासतौर पे एक और चीज़ हो जाती है कि इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। ख़ासतौर पे जो स्मॉल एरियाज होते हैं, जो सांस की नाली से लेके ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एंड पे जाके एल्वियोलर सैक्स जो बनते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग की इन्फ्लेमेशन होती है। अलामात में सबसे अहम जो इसकी है, एक तो टेम्परेचर इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है,
और टेम्परेचर के साथ इसमें राइगर्स भी होते हैं, सर्दी भी लगती है और बाद दफ़ा इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि वो बच्चे जो हैं वो कांपना शुरू कर देते हैं। तो खास मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे अहम जो और बच्ची सबसे अहम एक और बात खास तौर पे ज़हन में रखनी है कि जो सांस की रफ्तार है वो आमतौर पे जो है छोटे बच्चों में अगर वो 1 से 2 साल से कम उम्र का बच्चा है अगर 60 से ज़्यादा हो जाती है जिसमें सीवियर निमोनिया की तरफ वो जो है निशानदही इसकी होती है। तो 2-3 चीज़ें सबसे अहम ज़रूरी हैं। एक तो जाहिर है जब ठंड ज़्यादा होती है जो एयरवेज हैं वहाँ पे जो सिलियाज होते हैं, सिलिया का जो है वो जो रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें जो बाहर से जो पार्टिकल जरासीम जो अंदर एंटर होते हैं उसको वो बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंड की वजह से आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जो सिलियाज हैं उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है, उनकी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं और उसकी वजह से जो जरासीम है वो सांस की नाली के अंदर जाके तो एंड पे जाके जो एल्वियोलाई है वहाँ पे वो स्टे कर देते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं। तो सबसे अहम जो हमारे यहाँ जो इन्फेक्शन बच्चों में आम तौर पे होती है वो ब्रोंकोनिमोनिया ज़्यादातर होता है। और एक और चीज़ सबसे अहम देखने वाली है कि वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा वायरल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक घर वालों को या मदर को पता कैसे चल सके कि ये बच्चा कोई खुदा ना खास्ता निमोनिया में मुब्तला हो रहा है, निमोनिया इसको हो रहा है, जो कॉमन सिम्टम्स हैं सर वो क्या होते हैं बच्चे में निमोनिया के? देखें, सबसे अहम सिम्टम इसमें तो है कि वो टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 104 तक बुखार जो है बच्चों में पहुंच जाता है और उसके साथ उसकी हम अगर छाती को एग्जामिन करें तो जो रिब्स के दरमियान में जो मसल्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा अंदर की तरफ धंस जाते हैं और रेस्पिरेशन आमतौर पे नज़र आ रही होती है बच्चा जब सांस ले रहा होता है, सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही होती है और बच्चा इरिटेबल हो जाता है। ये मतलब इसकी डिफरेंट स्टेजेस है निमोनिया की और शुरू में तो जाहिर है बुखार होगा और उसकी तरह सारी और ख़ास तौर पे हमने देखना है कि जो सांस की रफ्तार है वो 1 मिनट में वो कितनी है। नॉर्मली तो बच्चे जो हैं वो 40 के करीब या 60 के करीब उनकी छोटे बच्चों में होती है और अगर 60 पर मिनट इसकी रफ्तार बढ़ जाती है तो उसमें सीवियर निमोनिया की तरफ वो निशानदेही करता है। आमतौर पे हम घरों में बड़ी ज़रूरत इस अमल की है हमारी माओं को और हमारे जो नाजरीन हैं कि वो जब ऐसी स्टेज पे देखें तो हमें ये डिसाइड करना है कि किस मोमेंट पे हमने बच्चे को अपने डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसको ICU में शिफ्ट करना है। तो शुरू में तो जाहिर है कि जो करीबी फैमिली डॉक्टर्स हैं उसके पास लेके जाएं और वो फिर डिसाइड करेगा कि बच्चे को आपने ICU में शिफ्ट करना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम हो जाती है। आपको देखा आप के दिनों में हम लोग जो हैं वो पल्स ऑक्सीमीटर के साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते थे और अगर वो ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से कम हो जाए तो वो एक शिद्दत की सूरत हाल बन जाती है और उसमें हमें खास देखना है कि उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। जहाँ पे हॉस्पिटल में किस लिए शिफ्ट करना है उसकी रीज़न ये है, एक तो सबसे अहम बाज़ दफ़ा IV फ्लूइड देने पड़ते हैं, IV एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो बाज़ दफ़ा बच्चों में खाना पीना बिल्कुल बच्चे बंद कर देते हैं तो जो फीडिंग है वो हम दे सकते हैं, नाली के थ्रू हम फीडिंग भी दे सकते हैं बच्चों को। तो ये ऐसी कैफियत होती है जिसमें इनिशियल जो डायग्नोसिस है वो बहुत ज़रूरी है कि हमने अर्ली इसको डायग्नोज करना है कि ये निमोनिया की तरफ जा रहा है और फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है या किसी करीबी डॉक्टर। अच्छा सर, ये बताइएगा सर्दियों में क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं क्रॉलिंग करते हैं, ठंडे फर्श होते हैं और उस पर क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, फिर पेरेंट्स जो हैं माएँ ख़ास तौर पे बच्चों को दिन में 2-2 3-3 दफ़ा उनको नहला देती हैं। इसमें कितना एहतियात करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से बच्चों को रोका जाए और डाइट बच्चों की क्या होनी चाहिए स्पेशली इन विंटर्स? देखें, जो बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो तो जाहिर है उनकी जो डाइट है वो तो आम जो आप दूध उनको दे रहे होते हैं या सप्लीमेंट्स वगैरह को दे रहे होते हैं, जैसे
सीरियलैक टाइप या इस तरह की कोई भी खीर बना के दे देते हैं, या कोई सॉलिड सेमी सॉलिड जो डाइट है वो देनी होती है। तो डाइट तो जाहिर है वो जो ले रहे हैं उसी को बेहतर करना जो है ज़रूरी है। जाहिर है अगर उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी बच्चों में तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके कोई भी इन्फेक्शन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शुरू में बिल्कुल जो स्टार्ट होती है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स से होता है। बच्चों को नाक से पानी बह रहा है या नाक बंद हो जाता है या छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद उसको खांसी शुरू हो जाती है। और वो खांसी में खासतौर पर चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो अहम है कि खांसी जो है कुदरती एक अमल होता है कि अगर सांस की नाली के अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स गए हैं जो इरिटेट कर रहे हैं तो खांसी के जरिए वो बाहर निकल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को कफ सप्रेसेंट जो है वो देने से जरा अवॉइड जरा सी खांसी हुई और कफ सप्रेसेंट दे दिया। उसकी निस्बत अगर आप सिंपल सा पानी गर्म करते हैं, उसमें थोड़ा सा शहद डाल देते हैं और इसमें कोई कावा बना के दे देते हैं बच्चों को, इस तरह की चीज़ें देते हैं तो उससे कोई भी सलाइन वाटर भी दे सकते हैं और लिक्विड टाइप कोई पैलेटेबल डाइट जो है बना के दे सकते हैं, सेरिलैक टाइप का दलिया है, कोई चीज़ें दे सकते हैं। तो उससे ये होता है कि बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर रहती है, उसकी डाइट बड़ी सही रहती है। हम निमोनिया में ये ही चीज़ें एक इंडिकेशन होती है, डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है कि बच्चे का जो फीडिंग है वो स्लो हो जाती है, वो खाना पीना बंद कर देता है, वो सुस्त हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई सीरियस प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें जो है वो इसमें डॉक्टर को लेके जाना है या इसके बाद उसको। अच्छा दूसरी सबसे अहम बात मैं समझता हूँ कि बच्चे को रिहाइड्रेशन बड़ी ज़रूरी है। अगर पानी की कमी, जिस्म में नमकियात की कमी और इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो वो वुलनरेबल होती हैं, उसमें इन्फेक्शन कोई भी होगी वो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती है। जाहिर है हम शुरू में भी यही कहते हैं, अभी भी आजकल भी यही कहते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे नमूनिया जो है बच्चों में वो वायरल नमूनियाज होते हैं, वो 70-80% जो है ये वायरल होता है और कुछ परसेंटेज जो है वो बैक्टीरियल नमूनिया होती है। बैक्टीरियल नमूनिया जो है वो उसमें ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह और उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन समटाइम्स ये भी हमने देखा है कि वायरल नमूनिया जो है उसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो के तो वो जो बैक्टीरियल में चले जाता है तो उसमें बड़ा जल्दी उसको एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू कर दी जाए ताकि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं नमूनिया की वो ना बढ़ जाए। ज़ाहिर है नमूनिया की 4 स्टेजेस होती हैं। शुरू की स्टेज में जो सिंपल कंजेशन होती है लंग्स के अंदर, उसके बाद उसके जो एल्वियोलाई हैं, जो स्मॉल एयरवे स्पेसेस होती हैं, एंड पे आके जो थैलियाँ बनती हैं वहाँ पे फ्लूइड जमा शुरू हो जाता है, वहाँ पे समटाइम ब्लड भी इकट्ठा हो जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब खांसी होती है और बलगम साथ आती है उसमें ब्लड कम होता है और इसके बाद पस वगैरह भी उसमें आ जाती है। तो सर आप जिस तरह आपने बताया ये चारों चीज़ें होती हैं, 4 स्टेजेस हैं नमूनिया की, आपको क्या लगता है सर पेरेंट्स कहाँ पर केयरलेसनेस का मुजाहरा करते हैं, गफलत कहाँ पर करते हैं, क्या चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है? देखिए सिंपल सा जो बुखार है वो उसमें अगर साथ रेस्पिरेशन रेट जो है और वो 60 से ज़्यादा नहीं है, बच्चा लेथार्जिक नहीं है, बच्चा इरिटेबल नहीं है और उसके खाने पीने की जो फीडिंग है वो नॉर्मल है, तो उसको आप सिंपल घर में पैरासीटामोल और इस तरह के जो उसकी मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। टेम्परेचर में ख़ास तौर पे एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब बुखार ज़्यादा होता है छोटे छोटे बच्चों को माएँ जो हैं वो ऐसे सख्त तरीके से वो बांध देती हैं उसके चेस्ट को कपड़ों के साथ, 7-8 8 कपड़े पहनाए होते हैं और उससे जो है ना वो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें ख़ास तौर पे ज़रूरत है कि जब टेम्परेचर 102 से ज़्यादा हो तो फौरी तौर पे उसके कपड़े हल्के कर दें, बल्कि नॉर्मल जो टैप वाटर घर में ठंडा पानी ना हो, नॉर्मल सा जो पानी लेके उसके पूरे जिस्म के ऊपर पट्टियाँ कर दें। ये सबसे बेहतरीन इलाज घर में जो हम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में अगर तो 2 से ऊपर बढ़ेगा तो वो चांसेस होते हैं कि वो फिट्स वगैरह पड़ते हैं जिससे ज़्यादा परेशानी होती है घर वालों को भी और बच्चे में भी। अगर फिट्स ज़्यादा देर रहते हैं तो वो खतरनाक सूरत हाल बन सकते हैं। तो एक तो सबसे ज़रूरी बात ये है, माएँ समझती हैं कि सर्दियों में 8-10 उसकी कपड़े पहना देने से उसकी सर्दी कम हो जाएगी, या ये कहती हैं कि डॉक्टर
सर्दी का बुखार है या गर्मी का बुखार है, बुखार ही होता है, सर्दी गर्मी कोई नहीं होती। और सर माओ ने फिर खुद से भी तो घर में आपको पता टोटके अपनाए होते हैं ना, खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो जाती है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान पहुंचाती है ना। एरिया में रहा आजकल जो स्मोक की वजह से चांसेस और बढ़ गए हैं कि जो है ना सिवियरिटी बढ़ सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और पेरेंट्स के लिए हमारी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इस सर्दी में जिन चीज़ों का कहा गया है ख्याल रखें, खुद से टोटके अपनाने की बजाय अगर कोई आपको नज़र आता है कि बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बजाय खुद से आप उसका इलाज करें, डॉक्टर के पास फ़ौरन लेके जाएं, क्योंकि बच्चों में जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो इतनी होती नहीं है, इसलिए बच्चे ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होते हैं। नाज़रीन हमें ब्रेक पे जाना है, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। बिल्डिंग में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। टाइटल्स की एक तवील फहरिस्त है, अगर मैं गिनवाने लगूं तो शायद टाइम कम हो जाए, लेकिन मुख्तसर में उनका तारुफ करवाता चलूं। शोएब ज़हूर मिसल्स मानिया बरतानिया में 2006 का टाइटल जीत चुके हैं। इसके अलावा NPC अमेरिका का टाइटल 2007 में उन्होंने अपने नाम किया है, और फिर USA सेंट्रल स्टेट का टाइटल 2008 का भी इन्होंने अपने नाम किया है। यंगेस्ट मिस्टर पाकिस्तान है, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया शोएब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। शोएब बताइएगा, इतनी कम उम्र में इतने टाइटल्स आपने अपने नाम किए हैं, जो हमारी यूथ है, जो हमारे नौजवान लड़के हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये बताइएगा कि बॉडी बिल्डिंग जो है इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है? अपना आप का अच्छा दिखना, फिट रहना तो सबको दिल करता है, लेकिन हम आजकल देखते हैं कि लोग ऐसी चीज़ें स्टीरॉइड्स ऐसे ले लेते हैं या प्रोटीन्स के नाम पे ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, बजाय उनकी सेहत अच्छी हो वो मज़ीद ख़राब होती है। हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे और अपनी ज़रा जर्नी का भी हमसे शेयर कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम जी, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ PNN न्यूज़ का जिन्होंने मुझे ऑनलाइन किया। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि इसमें जो अच्छी बॉडी बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुस्तकिल मजाजी। तो ये इसमें अगर आपको अच्छी अपनी बॉडी बिल्ड करनी है तो आपको इसमें ये शॉर्ट टर्म पे नहीं जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है बॉडी बनने में। अगर आप देखते हैं किसी को, अगर कोई मिस्टर पाकिस्तान है या कोई मिस्टर पंजाब या मिस्टर लाहौर है, तो उसकी वो सालों साल की मेहनत होती है। आजकल मोस्टली लोग कहते हैं कि हम 1 महीने में बॉडी बिल्डर बन जाए, तो ऐसा नहीं है। वो 1 महीने का टारगेट अचीव करने के चक्कर में शॉर्टकट की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से वो गैर ममनुआ अदवायात का सहारा लेते हैं, जो कि बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपनी प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग पर कंसंट्रेट करें, फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसमें ख़ास तौर पे अगर आपने प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको किसी अच्छे से ट्रेनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको प्रॉपर गाइड करे, और गूगल और यूट्यूब की बॉडी बिल्डिंग से ना परहेज करें। वैसे तो आजकल लोग गूगल और यूट्यूब को लोगों ने अपना टीचर बनाया हुआ है, वहीं से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं। अच्छा शोएब, ये बताइएगा, डाइट की आपने बात की है, आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए है? डाइट में आपसे अगर मैं पूछूं, आप क्या क्या डाइट लेते हैं, आपकी खुराक क्या है दिन भर की, जिससे आपकी ये बॉडी बनी? देखिए जी, ये डिपेंड करता है आपके गोल पे। अगर तो आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको कैलोरीज सरप्लस में जाना पड़ेगा। तो अगर आप लूज करना चाहते हैं तो कैलोरीज डेप्रिशिएट में जाना पड़ेगा। अगर आप गेन करना चाहते हैं तो डेली की अगर आप अपनी कैलोरीज अगर 2000 से 2500 कैलोरीज चाहिए तो आप उसमें से 300 से 400 ग्राम कैलोरीज ऐड करें तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप इतनी कैलोरीज रिड्यूस करेंगे तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है, कोई इसमें कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है, तो आप इजीली इसमें कर सकते हैं। ठीक। अच्छा शोएब, ये बताइएगा कि आपने बॉडी बिल्डिंग की एक डिग्री भी ली है, वो भी लेकर आए, वो डिग्री है क्या फिटनेस के हवाले से, ये बताइएगा। जी, अभी रिसेंटली मैंने स्पेन से ये इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है IFBB, इन्होंने एक नई डिग्री शुरू करवाई है, मास्टर इन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। तो अभी पाकिस्तान की तरफ से ये मैंने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम IFBB की डिग्री लेके आया हूँ, मास्टर इन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। इसमें इन्होंने टोटल बिल्कुल नई टेक्निक्स बताई हैं कि कोई एथलीट अपने आप को प्रो लेवल पे कैसे लेके जा सकता है। इसमें आपका एनाटॉमी, कैंजोलॉजी और न्यूट्रिशन,
प्लस इन्होंने इसमें एंटी डोपिंग का भी इन्होंने सारा स्टडी करवाई है, ताकि कोई भी एथलीट अपने आप को प्रॉपर तरीके से विदाउट स्टीरॉयड कैसे इंटरनेशनली अपने आप को मनवा सकता है। शोएब, आपने एक बात की थी कि बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे अहम चीज़ जो है कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। कंसिस्टेंट आप होंगे तो अब भी आप एक आइडियल बॉडी बना सकते हैं। लेकिन हमारे यूथ में तो शॉर्टकट्स का बड़ा रुझान है, जिम जाते हैं लेकिन वहाँ पे भी हम देखते हैं कि ओवर द नाइट वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी जो है शेप में आ जाए, फिर स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसे ख़तरनाक चीज़ें होती हैं कि उनकी जान भी चली जाती है। तो ऐसे बच्चे या ऐसे नौजवान जो ये देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? इसमें यही है कि जैसे मैंने पहले कहा है कि आप शॉर्टकट के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो अपने लिए आप नुकसान करेंगे, बॉडी भी नहीं बनेगी आपकी, बल्कि उल्टा आप अपनी हेल्थ को हाई रिस्क पे लेके जाते हैं। जैसे इसमें आपके किडनी फेलियर्स हो सकते हैं, लीवर प्रॉब्लम हो सकती हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। और देखिए अगर हेयर लॉस है स्टीरॉयड की वजह से, या आपको सेक्सुअली भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसमें यही है कि आप जितना अपने आप को नेचुरल डाइट और ट्रेनिंग पे अपने आप को करेंगे उतने ही आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं। और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आप अपने किसी अच्छे ट्रेनर की रिकमेंडेशन पे कोई अच्छे सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, तो उसमें आपको रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट जो होते हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि जब जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये जिम जाते हैं तो पहले ही दिन उनकी ये कोशिश होती है कि 120 या 130 केजी की वेट लिफ्टिंग हम शुरू कर दें, शायद हमारे इस तरह मसल्स बनेंगे। और फिर होता ये उनके मसल्स बनने की बजाय उनके मसल्स पुल हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनको किस तरह स्टार्ट करना चाहिए वेट लिफ्टिंग? छोटे वेट से शुरू करें और डाइट क्या उनको लेनी चाहिए है, ज़रा इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल भाईजान, सबसे ज़्यादा जो जिम में डेंजरस चीज़ है वो है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग यानी कि हम किसी को देख के किसी बॉडी बिल्डर को या प्रोफेशनल बंदे को देख के हम बेतुका वेट्स उठाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी गलत चीज़ है, इससे आप काफ़ी इंजरीज का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर तो यही है कि आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनर से अपनी ट्रेनिंग करें जो सर्टिफाइड ट्रेनर हो, तो वो आपको गाइड करे कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे वेट इंक्रीज करना है, तो फिर आपको इसमें प्रॉपर रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन शोएब भाई, जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं वो ही तो उन बेचारों को अक्सर गलत गाइड करते हैं, पैसे उनसे बनाते हैं, उनको चीज़ें स्टीरॉइड्स वगैरह गलत बेचते हैं। ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है ना, प्रॉपर और अच्छा ट्रेनर मिले कहाँ से? जी बिल्कुल, ये तो बंदे को भी इतनी नॉलेज होना चाहिए कि वो किसी की वो लालच में ना आए। कि अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं आपको कोई सप्लीमेंट्स देता हूँ या कोई स्टीरॉइड देता हूँ जिसमें से आप 1 महीने में सलमान खान बन जाएंगे या ऋतिक रोशन बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको टाइम चाहिए, कम से कम आपको एक टोन बॉडी बनाने के लिए 1 साल का अरसा दरकार होता है, फिर जाके आपकी कोई टोन बॉडी बनती है। ये नहीं है कि आप महीने में या 2 महीने में कोई सप्लीमेंट खाएं और या कोई स्टीरॉइड लें तो आप चैम्पियन बन जाएं या सलमान खान बन जाएं। एक टाइम लगता है और टाइम के बाद ही, मेहनत के बाद ही ऐसी बॉडी बनती है, वरना अदरवाइज नुकसान ही होता है। बहुत शुक्रिया आपका शोएब ज़हूर, आपने बड़ी कीमती टिप्स दी। और नाजरीन, यही चीज़ है, हमारे व्यूअर्स जो हमारी यूथ है, जो लड़के हैं, उनसे भी यही दरख्वास्त है, ओवर द नाइट ये जो एक ड्रीम होता है कि ओवर द नाइट आप बस वेट लिफ्टिंग करें और उसके बाद आपके मस्कुलर बन जाएं, आपके 6 पैक्स बन जाएं, ये टाइम लेती हैं चीज़ें। शॉर्टकट हमेशा नुकसानदेह होता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल अब आपसे मुलाकात होगी। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।